हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। और जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो है 1858 से लेकर 1947 तक का। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में, और टाइम पीरियड रहने वाला है 1858 से लेकर 1947 तक। तो इस सेमेस्टर के अंदर यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें बेसिकली इस टाइम पीरियड के अंदर भारत में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो सिलेबस के अंदर टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है, और हर एक यूनिट के अंदर कुछ लेसन्स हैं, उसे भी हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में, जो कि है सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट, यानी कि सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली हमें 19वीं सेंचुरी यानी कि जो 19वीं सदी है उसके स्टार्टिंग पीरियड में जो सुधारवादी आंदोलन हुए उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। इसके साथ ही हमें जानने को मिलेगा कि ज्योतिबा फूले और BR अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए, उनके सुधारवादी आंदोलनों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। और इसके साथ ही इस लेसन के अंदर हमें पढ़ना है महिला सुधार आंदोलन के बारे में, यानी कि वुमेन रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में। इसके अलावा किसान, आदिवासी और जाति व्यवस्था वाली आंदोलन के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है औपनिवेशिक राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल। तो मैं आपको बता दूं, तो इसके अंदर बेसिकली आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में जानने को मिलेगा, जिसे दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जिसके अंदर ये बताया गया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत के धन को लूटते हुए ले जा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर जानने को मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, यानी कि राष्ट्रवादी राजनीति। तो इसके अंदर बेसिकली हमें ये जानने को मिलेगा कि 1858 से लेकर 1947 तक इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों के अंदर कैसे राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ, विकास हुआ। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इस टाइम पीरियड में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके पीछे के क्या रीजंस थे, कैसे इसकी स्थापना हुई, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा हमें उदारवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में भी जानने को मिलेगा। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और जन राष्ट्रवाद के बारे में, जिसके अंदर हम महात्मा गांधी के विचारों के बारे में कि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुए, उन्होंने किस तरीके से अपने आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन बनाया, इसके बारे में हमें डिटेल में जानने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है अदर ट्रेंड्स इन नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद में अन्य प्रवृत्तियाँ। तो इसके अंदर बेसिकली हमें ये जानने को मिलेगा कि भगत सिंह, जिनके राष्ट्रवाद को लेकर अलग ही विचार थे और वो किस तरीके से उनके राष्ट्रवादी विचार थे उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। इसके साथ ही भगत सिंह ने जो HSRA की स्थापना की थी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जानने को मिलेगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिन्होंने INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। तो इसके बारे में हमें जानने को मिलेगा कि इनके राष्ट्रवाद को लेकर किस तरीके के विचार थे। इसके अलावा आपको इस यूनिट के अंदर लेफ्ट मूवमेंट यानी कि वामपंथ आंदोलनों के बारे में जानने को मिलेगा, जिसके अंदर आप किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और जयप्रकाश नारायण की समाजवादी पार्टी के बारे में जानने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर जानने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता की ओर। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये जानने को मिलेगा कि जैसे जैसे भारत अपने स्वतंत्रता की ओर बढ़ता जा रहा था, भारत के अंदर सांप्रदायिक राजनीति की भी स्टार्टिंग होते जा रही थी। और इसकी स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं भारत की राजनीति के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने में। तो मैं आपको बता दूं कि सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को ऊंचा समझने लगते हैं और बाकी धर्मों को नीचा समझने लगते हैं। इसकी वजह से
धार्मिक टकराव पैदा होते हैं और देश में अस्थिरता आती है। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर सांप्रदायिक राजनीति की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उन सभी कारणों के बारे में, उन सभी फैक्टर्स के बारे में जिसने भारत के अंदर सांप्रदायिकता का विकास किया, यानी कि लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ाया। जिसके अंदर हम बात करेंगे अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की रीति के बारे में। इसके अलावा जो 1905 का बंगाल विभाजन था उसने भी देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाया। इसके अलावा 1909 में जो अंग्रेजों के द्वारा मार्लेमेंटो सुधार एक्ट लाया गया था, जिसके तहत सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी। तो ये सभी वो कारक है जो कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये टकराव बढ़ते हैं। तो इन्हीं सभी ने भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर सांप्रदायिक राजनीति का विकास किया। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये था आपका ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस, जिसके अंदर हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको सिलेबस के अंदर ही पूरे बुक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इस चीज़ को मैंने एक बार में आपको समझा दिया। सो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 तक, तो ये जो पेपर आता है ये आपका 90 नंबर का पेपर आता है। टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेंड करने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसके साथ ही सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होते हैं। और मैं आपको बता दूं ये पेपर आप या तो हिंदी में दे सकते हो या फिर इंग्लिश में, किसी भी एक लैंग्वेज में आप इस पेपर को अटेंड कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आपको लिंक्स प्रोवाइड किए हैं उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे वेबसाइट से ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलती है। और इसके साथ ही आपको हमारे PDF नोट्स भी मिलते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको वीडियोस, नोट्स और सारी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। तो जल्दी से इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन, यानी कि सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। तो इस यूनिट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से इस यूनिट से फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग पीरियड में भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनके क्या उद्देश्य थे और किस तरीके से उन्होंने भारत में परिवर्तन लाया। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि औपनिवेशिक भारत में, यानी कि जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस टाइम पीरियड में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी भारत के अंदर कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होने स्टार्ट हो गए थे। और ये जो मूवमेंट हुए थे, ये जो आंदोलन हुए थे, इनका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था भारत की सोसाइटी के अंदर, यानी कि इंडियन सोसाइटी में जो अंधविश्वास और जो धार्मिक असमानताएं फैली हुई है उसको दूर करना। और इसके अंदर इन सुधार आंदोलनों में जो सुधारक थे उन्होंने समाज को आधुनिक, एजुकेटेड और अवेयर बनाने का प्रयास किया। और इस तरीके से इन आंदोलनों ने, यानी कि इन मूवमेंट्स ने भारतीय समाज में नई चेतना और सुधार की भावना को पैदा किया। तो बेसिकली इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने, यानी कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंडिया के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो सामाजिक असमानताएं थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, इसको दूर करने और जो धार्मिक अंधविश्वास थे, धार्मिक जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और हमारी इंडियन सोसाइटी को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि क्या उद्देश्य थे, मतलब कि आखिर इन आंदोलनों को क्यों स्टार्ट किया गया था। तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे कई उद्देश्य थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि समाज के अंदर जो सोशल इविल्स हैं, यानी कि सामाजिक कुरीतियां हैं, उसको समाप्त करना। तो मैं आपको बता दूं इन सुधार आंदोलनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सती प्रथा, बाल विवाह,
पर्दा प्रथा और जातिगत जो भेदभाव थे, यानी कि ये जो सामाजिक बुराइयां थी, इनको खत्म करना इसका उद्देश्य था। और इसके थ्रू सुधारकों ने इंडियन सोसाइटी को आधुनिक बनाने और अवेयर बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो इसके बाद इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, यानी कि इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि लेट 19th सेंचुरी में, देखिए जब भी मैं बात करूंगा लेट 19th सेंचुरी की, इसका मतलब है 1850 के बाद का टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें ना तो शिक्षा का अधिकार था, इसके अलावा सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी समाज में प्रचलित थी। तो इसीलिए इन सुधार आंदोलनों में जो सुधारक थे उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का ऑब्जेक्टिव रखा अपने इन सामाजिक सुधार आंदोलनों का। तो मैं आपको बता दूं कि इन सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया, और सुधारकों ने महिलाओं को समाज में सम्मान देने और समान अवसर देने का प्रयास किया कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और उनको भी पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान मिले। तो सामाजिक सुधार आंदोलनों का, यानी कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का जो अगला ऑब्जेक्टिव था वो था जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोध करना। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर कई सदियों से जाति प्रथा और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां विद्यमान थी, यानी कि प्रचलित थी। और इन सामाजिक बुराइयों के अंदर समाज के एक निचले वर्ग को काफ़ी हीन समझा जाता था और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इसीलिए इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंदर जो सुधारक थे उन्होंने छुआछूत और ऊंच नीच का विरोध किया, और ज्योतिबा फूले और अम्बेडकर जैसे नेताओं ने सामाजिक समानता और महिलाओं को भी, और इसके अलावा जो दलित लोग हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, उनको भी अधिकार मिले, समान अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किए, ताकि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और उनके साथ भी इक्वालिटी का बिहेवियर किया जा सके। तो इसके बाद जो इसका अगला ऑब्जेक्टिव था वो था धार्मिक सुधार और अंधविश्वासों का विरोध करना। तो मैं आपको बता दूं, लेट 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर, खासकर हिंदू धर्म के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड और रूढ़िवादी जो परंपराएं थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। तो इन धार्मिक सुधार आंदोलनों का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो अंधविश्वास है, ये जो धार्मिक रूढ़िवादिता है, इसको समाप्त करना और लोगों को सही और तार्किक सोच विकसित करना लोगों के अंदर। तो इसके लिए सुधारकों ने अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे समाजों की स्थापना हुई, जिन्होंने धर्म को सरल और तर्क संगत बनाने का प्रयास किया। यानी कि धर्म के अंदर जो भी सामाजिक बुराइयां थी, जो भी पाखंड थे, जो भी अंधविश्वास फैले हुए थे, उनको इन्होंने क्या किया, दूर करने का प्रयास किया और धर्म को सुधारने और धर्म के अंदर सही तार्किक सोच विकसित करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का जो अगला ऑब्जेक्टिव था वो था आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना, यानी कि स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर ये जो सुधारक थे, यानी कि ये जो रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने शिक्षा को समाज का सबसे मुख्य साधन बताया, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक बुराइयों को, अंधविश्वासों को और जो रूढ़िवादी सोच है उसको बदला जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए स्कूल और कॉलेज खोले गए और वहाँ पर समाज के सभी वर्गों को, महिलाओं को भी और समाज के निचले वर्ग को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया, और वहाँ पर सभी को शिक्षा प्रोवाइड की गई ताकि समाज के सभी वर्गों तक आधुनिक और अच्छी शिक्षा पहुँच सके। तो इसका जो अब अगला ऑब्जेक्टिव था वो था भारतीय समाज में आत्मविश्वास जगाना, यानी क्रिएटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द इंडियन सोसाइटी। तो मैं आपको बता दूं, इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करने कि भाई हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं वो श्रेष्ठ है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके ऊपर गर्व करना चाहिए। तो इस भावना को विकसित किया और इससे लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना भी बढ़ी कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज में ये सोच फैला दी थी कि जो भारतीय लोग हैं वो असभ्य हैं, वो अज्ञानी हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी संस्कार, सभ्यता के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो भारतीयों को ये सिखाना जरूरी था, ये बताना जरूरी था कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है वो अंग्रेजों से भी पुरानी है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा सभ्य हैं और उनकी संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए उनके अंदर ये आत्मविश्वास जगाना और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति गर्व की भावना को विकसित करना बहुत ज़्यादा जरूरी था।
तो इसका जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो है राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करना, यानी कि नेशनल कॉन्शियसनेस को मजबूत करना। तो मैं आपको बता दूं, इन आंदोलनों ने लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति अवेयर बनाया और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने यहीं आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलनों को भी इसने मजबूत किया। यानी कि इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता आई, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जागरूक बने। और इन आंदोलनों ने आगे चलकर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसको एक तरह से बल प्रदान किया, एक आधार प्रदान किया। तो ये सभी मैंने आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के मुख्य उद्देश्य बताए। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारे पॉइंट्स याद हो गए हैं तो आप अभी कमेंट में सारे पॉइंट्स की जो हेडिंग है वो आप अभी लिखिए। अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते हो तो कम से कम अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर आपने अभी लिख लिया तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आपने इसको अभी अभी समझा है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपको हर एक चीज़ जल्दी से याद हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में बस आपके हाथ चले और आप अपने एग्ज़ाम में सबसे अच्छे मार्क्स से पास हो सको। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने कौन कौन से परिवर्तन लाए, यानी कि कौन कौन से चेंजेस लाए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक सुधार से राष्ट्रवाद की ओर परिवर्तन। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में सुधार आंदोलनों का, यानी कि जो ये रिफॉर्म्स मूवमेंट थे, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सती प्रथा, बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज, और जो जातिगत भेदभाव होते हैं यानी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये जो समाज के अंदर ये जो सामाजिक बुराइयां थी इनको समाप्त करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन बाद में ये जो आंदोलन थे इन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्र चेतना को भी जगाने का काम किया। यानी कि इन आंदोलनों ने धीरे धीरे लोगों के अंदर सामाजिक सुधार से राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में जो सुधारक थे, यानी कि जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति और जो भारतीय परंपरा है उस पर गर्व करने की बात भी कही कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। तो इससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना तो विकसित हुई ही, और इसके साथ ही लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं पर भी गर्व होना स्टार्ट हुआ, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। और इससे लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता भी बढ़ी और सुधार आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगा, और ये राष्ट्रीय आंदोलन को इसने मजबूती प्रदान की, आधार प्रदान किया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने, यानी ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, इन्होंने समाज में सुधार करने के साथ साथ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भी विकसित किया। यानी कि जो नेशनलिज्म की जो विचार थे, जो ये भावना थी, इसको भी विकसित किया लोगों के अंदर। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन था वो था धार्मिक सुधार से सामाजिक समानता पर बल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ये जो सुधार आंदोलन हुए थे, यानी कि ये जो रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए थे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि धर्म के अंदर जो भी पाखंड, कुरीतियाँ और जो अंधविश्वास भरा हुआ है उसको समाप्त करना और लोगों के अंदर एक तार्किक सोच विकसित करना, धर्म को शुद्ध बनाना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाना। लेकिन धीरे धीरे बाद में इन सुधार आंदोलनों ने इसके साथ ही जाति प्रथा, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, इन सबको भी खत्म करने का, इन सबको भी कम करने का प्रयास किया। और इन आंदोलनों ने इन्हें एक प्रमुख मुद्दा बनाया और इनके खिलाफ आवाज़ उठाई और संघर्ष किया, ताकि समाज के अंदर एक तार्किक सोच विकसित हो सके और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो धर्म के अंदर जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उसको सुधारा जा सके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले और जो अंबेडकर थे, उन्होंने दलितों और जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों की बात की और उन्हें समाज में समान अवसर और समाज में समान अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाए, संघर्ष किया। और इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और समान अधिकारों पर भी बल दिया, जिससे समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित हुआ, सामाजिक न्याय मजबूत हुआ।
तो ये बड़ा परिवर्तन था जो कि इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने लाया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो था पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति का मेल। इसका मतलब ये है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के जो सुधारक थे यानी कि जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति के अंदर पश्चिमी शिक्षा को भी शामिल किया ताकि लोगों के अंदर आधुनिक सोच और शिक्षा को भी आधुनिक सोच भी विकसित हो और उन्हें मॉडर्न एजुकेशन भी मिले। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रारंभिक सुधारक थे यानी कि जो रिफॉर्मर्स थे वो वेस्टर्न एजुकेशन और जो मॉडर्न सोच है उससे प्रभावित थे और उन्होंने समाज सुधार के लिए आधुनिक विचारों को अपनाया और तर्कवाद, मानवतावाद और समानता जैसे विचारों पर जोर दिया। इसके साथ ही बाद में भारतीय संस्कृति और वेदों और पुरानी परंपराओं को भी इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। जैसे आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ने भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इससे आधुनिकता और परंपरा दोनों को साथ में लेकर चलने का इन्होंने प्रयास किया। तो ये बड़ा परिवर्तन था कि इन सुधार आंदोलनों ने वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन कल्चर को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों यानी कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से जो अगला सबसे बड़ा परिवर्तन था वो था एक्सपेंशन ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी कि सुधार आंदोलनों का विस्तार। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में ये जो सुधार आंदोलन हुए थे यानी जो रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए थे ये केवल और केवल शिक्षित यानी कि एजुकेटेड और जो सिटीज़ में रहने वाले लोग थे वहीं तक ये सीमित था। लेकिन धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होता गया और ये गांव और सामान्य लोगों तक भी पहुंचने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी वर्ग सभी इन आंदोलनों से जुड़ने लगे जिससे समाज में जागरूकता बढ़ी और इन आंदोलनों का क्या हुआ, व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ जिससे ये आंदोलन व्यापक स्तर पर भारत में फैला और जिसके बाद आम जनता ने भी सामाजिक बदलाव की ज़रूरत को समझना शुरू किया। तो ये बड़ा परिवर्तन था जो कि सुधार आंदोलन की वजह से आया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन सुधार आंदोलनों ने महिला सुधार आंदोलनों का भी विकास किया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि स्टार्टिंग में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और भारतीय समाज में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित थी और इन आंदोलनों ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने और इन्हें समाप्त करने के लिए और इन सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया जिसके बाद इन मुद्दों को एक विशेष महत्व मिला। जिसके बाद सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं की समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया गया। जैसे पंडित रमाबाई और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने भी महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इन सुधारकों के प्रयासों से ही महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता बढ़ी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में लाया। तो इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा भारतीय समाज में परिवर्तन आया वो था जाति विरोधी आंदोलनों का विकास यानी कि ग्रोथ ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट्स। तो मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी के अंत में यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1880 के बाद के टाइम पीरियड की, तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जाति प्रथा और अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन तेज हो गए। ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे नेताओं ने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की मांग की। उन्होंने शिक्षा, सम्मान और राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया। तो इन आंदोलनों ने समाज में समानता की एक नई सोच को विकसित किया कि समाज में सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं। इससे सामाजिक वर्गों में जागरूकता और आत्मसम्मान बढ़ा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो कि भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने लाया। तो इसके बाद भारतीय समाज में जो अगला सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो था धार्मिक सहिष्णुता और एकता पर जोर। तो मैं आपको बता दूं कि कई सुधार आंदोलनों ने समाज के सभी धर्मों के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सभी ने यानी कि इन सुधार आंदोलनों ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना को विकसित किया लोगों के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन ने मानवता, धार्मिक एकता और समानता का संदेश दिया कि सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तभी समाज में एकता बढ़ेगी और राष्ट्र मजबूत होगा।
और इसके अलावा इन सुधारकों का मानना ये था कि सभी धर्म लोगों को अच्छाई और मानव सेवा की शिक्षा देते हैं, इसीलिए सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखना चाहिए। इससे समाज में आपसी समझ बढ़ती है और सहिष्णुता की भावना भी विकसित होती है। सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सामाजिक धार्मिक इन सुधार आंदोलनों ने कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने भारतीय समाज में कितने बड़े परिवर्तन लाए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में यस जरूर लिख देना। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में नई जागरूकता और सुधार की भावना को विकसित किया और इन आंदोलनों ने सामाजिक समानता, शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना को भी मजबूत करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट का ये जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फिनिश होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स को डाउनलोड करते ही सबसे ऊपर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से लेकर 1947 तक। और इसमें हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर आपको एसओएल से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। और इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारी वेबसाइट का लिंक, जहां से आप किसी भी सेमेस्टर के नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो नोट्स के अंदर हमने सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस, और उसके बाद यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, किस मीडियम में अटैम्प्ट करना होता है और कितने टाइम में आपको उस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन जो हमारा आंसर होता है वो हमेशा सेम रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाए हैं। और अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिखते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में इतना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।